बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज भी बहुत कुछ है स्पोर्ट्स की हैपनिंग के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कोलंबो पहुंच गई। आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम 4थी पोजीशन पर बरकरार। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जुल्कुरनैन हैदर पुरस रात बीमारी में मुब्तला। पीसीबी समेत आला हुकाम से ताउन की दरखास्त। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शेखर धवन को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन कलीमुल्लाह को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। कराची ने लाड़काना को शिकस्त देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब सिंध हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने इन हेडलाइंस में एक अफसोसनाक खबर देखी कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जुल्कुरनैन हैदर स्टमक का प्रॉब्लम का शिकार हुए और क्या हुआ उनके साथ, ये जानने के लिए इस वक्त इंतहाई शदीद बीमारी के बावजूद हमारी खुसूसी दावत पर, हमारी रिक्वेस्ट पर इस वक्त जुल्कुरनैन हैदर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनको शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुल्कुरनैन। जी वालेकुम अस्सलाम। जुल्कुरनैन, सबसे पहले तो आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप इतने बीमार हैं, तकरीबन कोई 50 से करीब आपके स्टिचेस लगे हुए हैं पेट पे, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि अचानक जुल्कुरनैन को हुआ कि आप तो माशाल्लाह बड़े सुपर फिट प्लेयर हैं। भाई मैं बस लीग के लिए गया हुआ था ओमान में जी, तो एकदम बस मैदे में मेरे इन्फेक्शन हुआ है। तो उसके बाद जो है वो मैंने बासी थोड़ा खाना खाया, फिश खाई ना, तो वो इन्फेक्शन कर गई मैदे के अंदर। तो उसने पूरा जो है ना वो गैस बनाई, फिर केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए। तो वो फिर उसने सुराख कर दिया मैदे के अंदर। तो उससे वो केमिकल फैल गया पूरे पेट के अंदर। तो वो अच्छा ये बताइए जुल्कुरनैन कि आपको शो में लेने का मकसद भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करें और मज़ीद अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे अपील भी करें कि जुल्कुरनैन हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है, हमारा कौमी असासा है। तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है, मेडिकल पैनल है, उसने आपके साथ रब्ता किया, हम अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से उनके इंतहाई मशकूर भी हैं और साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मज़ीद जुल्कुरनैन के हवाले से और इनको सपोर्ट फराम करें, क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि जुल्कुरनैन से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी शदीद वो तकलीफ़ का शिकार हैं। इसके अलावा साथ साथ मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शाहिद आफरीदी बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए काम करते हैं, इसी तरह नदीम अनवर साहब हुए, सलमान इकबाल साहब हुए। आप लोगों से जो खुसूसी प्यार है, खुशी में भी हम आपके साथ होते हैं। ठीक है, जुल्कुरनैन की लाइन ड्रॉप हो गई, बताता हूँ। अच्छा जुल्कुरनैन, ये बताइएगा कि अब सूरत हाल क्या है? खुदा ना खास्ता जो है वो कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि बड़ी एक अजीब सी इत्तलात आ रही है कि पुरस्रार बीमारी का शिकार हुआ है। अब आप माशाल्लाह अंडर कंट्रोल हैं? जी डॉक्टर ने कंट्रोल कर दी है सारी बीमारी। मैदे में थोड़ी सी इन्फेक्शन है अभी भी, लेकिन टांकों में जो है ना वो भी बहुत दर्द है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है। हाँ, फिर दूसरा ये है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रमीज राजा का और पूरी जो उनकी मेडिकल टीम है और जो उन्होंने टीम भेजी मेरी हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरी सारी पोजीशन देखी और मुझे इंश्योरेंस दिलाई कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने भी मेरे साथ रब्ता किया, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जुल्कुरनैन ये बताया कि डॉक्टर ने क्या उम्मीद दिलाई है कि कब तक माशाल्लाह आप सुपर फिट हो जाएंगे, दोबारा से उसी तरह से हमें दौड़ते भागते अपीलें करते नजर आएंगे? जी मैं तो इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में तो ये हील हो जाएगा मेरा जो ये ऑपरेशन है। फिर उसके बाद मेरी अपनी विल पावर, आपको पता है मैं फाइटर बना हूँ, तो मैं तो फिर अपनी ट्रेनिंग पे मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो ट्रेनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच जुल्कुरनैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। वालों ने भी मुझे टच किया, नदीम भाई वगैरह ने, तो उन्होंने डॉक्टर अपना भेजा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपकी पूरी हेल्प उधर करेंगे दोबारा आपको खड़ा करने में। ठीक है।
ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत है कामला अता फरमाए, जल्द से जल्द आप सुपर फिट होकर दोबारा से हमें क्रिकेट के मैदानों में नज़र आएँ। ये हमारी प्रोडक्शन टीम की कोशिश थी कि ज़ुल्क़रनैन साहब की जिनकी तबीयत भी नासाज है, ज़्यादा वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम इंतहाई मशकूर हैं ज़ुल्क़रनैन के। और साथ साथ जिस तरह मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर रहा था इस प्राइम के तवज्जुह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि हम क्रिटिसाइज़ भी अगर करते हैं तो जो अच्छी चीज़ें उसको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ये क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा मुस्तहसन इक़दाम है कि पहले उन्होंने आबिद अली की बड़ी अच्छी टेक केयर की, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ज़ुल्क़रनैन हैदर के हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने जो फौरी जो है वह एक्शन लिया और ज़ुल्क़रनैन को उन्होंने भरपूर अंदाज से माली सपोर्ट भी की है यकीनी तौर पर, और साथ साथ तिब्बी इमदाद जो है, जो तिब्बी सपोर्ट है उस हवाले से भी उनको फराहम की है। लेकिन अभी ज़ुल्क़रनैन के जो मसाइल हैं यकीनन यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे। इस प्राइम के तवज्जुह से मैं कराची किंग के सलमान इकबाल साहब से, लाहौर कलंदर के राना समीन साहब से, साथ साथ जो है कोयटा ग्लैडिएटर के नदीम उमर साहब से, जावेद आफरीदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग के जो ओनर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, डायरेक्टर ऑपरेशन राशिद लतीफ़ साहब से जो ख़ुद भी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, कि अगर हम अपने हीरोज़ को, अपने असासों के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ कर जाइए, क्योंकि यही वो काम है कि जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और ये एक सवाब है और इसका जो अल्लाह ताला ही इसका आपको बदल दे सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे सब जो क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फ्रेंचाइज ओनर हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग से वाबस्ता लोग हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन है, वो सब जो है वो ज़ुल्क़रनैन के मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होंगे। और साथ साथ GTV और जी स्पोर्ट जहाँ तक हर मुमकिन हो सकता है वो अपनी तमाम तर कोशिशें जो है वो इस हवाले से करता रहेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन ज़ुल्क़रनैन से, और उनकी सेहत के हवाले से हम आगाही हासिल कर रहे थे। और अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टार, पाकिस्तान के यंगेस्ट और दुनिया के यंगेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर, और डोमेस्टिक क्रिकेट में तकरीबन 84-85 फर्स्ट क्लास मैचेज में क़यादत करने वाले हसन रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो गई। आप इस्लामाबाद से आए तो बारिश लेकर आए। हसन, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़ुल्क़रनैन से बात कर रहे थे, और ज़ुल्क़रनैन की जो तबीयत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नासाज है। आपके साथ क्रिकेट खेले में आपकी कोई बात हुई ज़ुल्क़रनैन से? बिल्कुल मेरी बात हुई थी। सोशल मीडिया आपको पता है बहुत एक्टिव रहता है और लोग काफ़ी फॉलो कर रहे होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे पीछे, ये लीग वगैरह भी नहीं हुई जब से स्पेशली डिपार्टमेंट बंद हुए, तो ये प्लेयर स्ट्रगल नहीं कर रहे, और भी इतने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दुबई कहीं खेलने गए थे, ओमान में गए थे, वहाँ पर फूड पॉइजनिंग भी इनको हुई है, स्टमक भी इनका ख़राब रहा है। मगर बहुत एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा और हिम्मत वाले हैं। 2004 में यूरो एशिया कप में हमारे साथ भी रहे। पाकिस्तान की जो टीम है उसमें भी जो है खेलते रहे। उसके बाद फिर ए टीम में जो है जब बीप टेस्ट शुरू हुआ तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 में भी ये फर्स्ट नंबर पे आए थे एज ए ट्रेनिंग में। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो इतनी ट्रेनिंग की होती है, तो माशाल्लाह से अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में PCB को सपोर्ट करना चाहिए, और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन है जिस तरह से और लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी बात भी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में? मेरी बात जो फाउंडेशन के लोग हैं उनसे बात हुई है, और वो उसको रन भी करते हैं, और शाहिद आफरीदी कॉज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। थ्रू आउट जहाँ भी जाते हैं इलाके में, देखें आप पेशावर जा रहे हैं और बहुत से ऐसे बहुत काम करते हैं जगहों में जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। और हमारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सपोर्ट करे ताकि उनको बूस्टअप रहता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, ठीक है। और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की बात की, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ तो हम क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर हम यहाँ पे सराहेंगे कि रमीज़ राजा साहब ने इस तरह आबिद अली की टेक केयर की, इस तरह इनको भी फ़ौरन जाकर उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल टेक केयर की है, मगर अगर देखें पास में आप तो ताहिर मुगल बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, सियालकोट के ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, और वो भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बीच में। उसके बाद आमिर बशीर एक ऐसे प्लेयर थे जो खेलते रहे डिपार्टमेंट से, खेलते खेलते पाकिस्तान में रह गए, वो भी बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। तो PCB को चाहिए ऐसे इदारे में कि जिस तरह से हम बात करते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में, वहाँ पर जो है पेंशन दी जाती है, वहाँ पर पेड जो प्लेयर्स हैं उनको पैसे दिए जाते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं 40 के बाद। तो ऐसी फाउंडेशन बनानी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जब सपोर्ट करेगा तो और जो दीगर स्पोर्ट्स में के प्लेयर्स हैं और जो लोग बैठे हुए हैं उनको काफ़ी बूस्टअप मिलता है इस चीज़ में। ठीक है। और जनाब हम बात करें ज़ुल्क़रनैन के हवाले से, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो टीम है वो श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है, जहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़
खेली जाएगी। पाकिस्तान 2009 से 2014 तक श्रीलंका में कोई सीरीज़ नहीं जीता, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 2015 में जाके जो है वो सीरीज़ अपने नाम की है। कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, एक नज़र ज़रा उन पर डालते हैं, उसके बाद फिर हसन रज़ा से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा ज़रा आप प्रोडक्शन टीम कौन कौन से प्लेयर हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे प्लेयर्स के नाम हैं कि जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा हैं। तकरीबन टीम सबको ही अजबर हो चुकी है कि बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर, फ़हीम अशरफ, फवाद, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी और जिसके अलावा अभी साजिद खान को ड्रॉप किया गया है। फिर सरफराज अहमद जैसे प्लेयर हैं वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। शान मसूद को जो है वो शामिल किया गया और यासिर शाह जो है उनकी भी वापसी हुई है। तो ये वो टीम है कि जो इस वक्त स्क्वाड है पाकिस्तान का, जो बड़ा बैलेंस स्क्वाड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। हसन, कैसा लग रहा है आपको ये स्क्वाड? आप खेले भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका को पाकिस्तान ज़ेर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह से नंबर 1 टॉप रैंकिंग में बाबर आजम चल रहे हैं अब तक और बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग है और आईसीसी की रैंकिंग में अगर देखें तो टॉप पे अभी चल रहे हैं, मगर कंसिस्टेंसी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है उनकी। और एक चीज़ में बड़ी ज़बरदस्त है कि इमामुल हक जो है वो कम बैक करके वापस आए, क्योंकि 3.5 साल के बाद जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, उसके बाद स्ट्रगल किया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, वहाँ उन्होंने कंसेक्यूटिव 350 करी। ये एक मजे प्लेयर की निशानी होती है, जैसे क्रिकेट खेलते रहते हैं टॉप लेवल पे तो अपने आप को कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना पड़ता है, तो वो उन्होंने चीज़ की। उसके बाद जो शान मसूद हैं, अभी रिसेंटली इंग्लैंड का सीज़न हुआ, उसमें उन्होंने हॉल ऑफ फेम भी लिया, किसी जो काउंटी है कैप्टन बने वो डर्बीशायर के, और 3 महीने में 2 दफ़ा बेस्ट बैट्समैन भी बने और इंग्लैंड में भी मुकीम रह चुके हैं। उसके बाद ट्रेनिंग करके नो डाउट कि एनसी एकेडमी बनी हुई है, मगर कुछ इंडिविजुअल प्लेयर जो है कुछ अच्छा सीखने के लिए और जो जदीद मॉडर्न क्रिकेट चल रही है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होती है, वो गए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाके ट्रेनिंग भी की उन्होंने। गैरी क्रिस्टन से भी सीखी, बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन थे गैरी क्रिस्टन भी, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। शान मसूद में भी डबल सेंचुरी उन्होंने की, मगर जिस तरह से अगर शान की बात की, आपको लगता है शान की जगह बन सकेगी? देखें, जगह पाकिस्तान में किसी भी कभी बन जाती है जब कोई भी रिप्लेसमेंट आती है। अगर हम पूछें कि आबिद अली जब खेल रहे थे पाकिस्तान टीम में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की शारजा में, मगर किसी ने ये सोचा नहीं था कि 3.5 साल बाद वापस आके इमामुल हक एज ए ओपनिंग में खेल। तो बीमार होगा ना आबिद अली, नहीं तो जगह शायद नहीं बन नो बड़ी, तो बाई लक चांस होता है कि कोई इंजरी होगी, एकदम से एक प्लेयर आगे रिप्लेसमेंट पे आ गया, बैक टू बैक प्लेयर सारे खेल रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मगर श्रीलंका की टीम भी अच्छी है, अभी रिसेंटली खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और थ्रू आउट वर्ल्ड में क्रिकेट देखें तो आईसीसी जो है वो पूरे साल जो है सबको बिजी रखा हुआ है और टीम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। चाहे न्यूजीलैंड हो, अभी आप देखें कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ इंग्लैंड की चल रही है, न्यूजीलैंड की चल रही है, उसमें जो नए प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के भी वो भी बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। उसको ऑफ स्पिनर जो है वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं। तो टेस्ट क्रिकेट भी बड़ी टफ हो गई है और टेस्ट क्रिकेट में जो इंटरेस्टिंग हुई, आपने देखा इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, वो कोई भी इस बात को यकीन नहीं कर सकता था कि इंडिया जो डोमिनेट करता रहा शुरू के 2-3 दिन, उसके बाद उसको शिकस्त हो जाएगी। हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका सीरीज के हवाले से, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस सीरीज पर रवाना होने से पहले क्या गुफ्तगू की, आइए उसके कुछ झलकियां देखते हैं। हदफ यही है कि मैच जीतेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, और जब आप मैच का सोचते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रन्स करते हैं और उसके पीछे जाते हैं। आप तो इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, लेकिन एज अ कप्तान मेरा मोटिव यही है कि मैंने मैच जीतना कैसे है, डिफरेंट कंडीशन है, मुश्किल कंडीशन है, उसमें खेलना कैसे है, कैसे मैंने अपने आप को उसमें निकालना है, या डिफरेंट कंडीशन हैं तो उसमें परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए प्रिपरेशन है और प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, और एज अ टीम हम सारे लड़के उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जनाब आपने सुने हैं बाबर आजम की गुफ्तगू, उन्होंने कहा मैच जितना ज़रूरी है, एज ए कप्तान प्रेशर होता है, तो हमारे पास कप्तानों के कप्तान बैठे हुए हैं जनाब। जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि 84-85 फर्स्ट क्लास मैचेस में इन्होंने क़यादत की है, बड़ा प्रूवन कैप्टन है। क्या प्रेशर होता है कप्तान पे अपनी परफॉर्मेंस देने का? सबसे बड़ा प्रेशर तो कप्तान पे अपनी परफॉर्मेंस देने का होता है। अगर वो परफॉर्मेंस खुद इंडिविजुअली देगा और टीम बूस्टअप होती है और फिर उस पर उंगलियां नहीं उठती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जो कप्तान बना है वो ड्रॉप भी हो गया है। ड्रॉप हुआ तो फिर लंबा ही ड्रॉप हुआ है तो फिर लंबे ड्रॉप हुए। उसमें अगर ड्रॉप की बात करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हमारी सीरीज में आए। साउथ अफ्रीका सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, 3 कैप्टन चेंज हुए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, मगर बाबर आजम की टेक्निक है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका मेंटली जो सेटअप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ जो है बैटिंग कोच है अब तक, तो वो जो भी खामियां छोटी बहुत होती हैं तो वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ, मगर बाबर आजम कंसिस्टेंसी रखी हुई है। और जैसे वो बता रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है और आप खुद इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपके साथ 2-3 प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर के होते हैं वो भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अभी ड्रॉप की बात की है, तो जो क्या
क्या ट्रेंड क्यों है ऐसा, ये क्यों तब्दील नहीं होता? क्या हम देखते हैं ड्रॉप होता है तो फिर कप्तान लंबा ड्रॉप होता है, फिर अभी सरफराज की रिसेंटली एग्जाम्पल है कि वो ड्रॉप हो गया, उसके बाद आपने हारिस को मेकशिफ्ट विकेट कीपर खिला दिया, इसके अलावा सरफराज की कैटेगरी आपने डी कर दी। इससे पहले हम हफीज़ के साथ भी इस तरह देख चुके हैं कि जब वो कैप्टनसी से हटे हैं तो उसके बाद उनकी जो कैटेगरी है वो कम कर दी गई। शुएब मलिक के साथ भी देख चुके हैं, यूनुस खान के साथ भी देख चुके हैं। तो ये क्यों सिलसिला है ऐसा, कब ये सिस्टम चेंज होगा? कैप्टन को दो चीज़ें होती हैं, एक तो जीतना पड़ता है उसको, जब आप सीरीज जीतते हैं या कोई मैच जीतते हैं तो फिर क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। तो सबसे पहले एज ए कैप्टन वो ये सोचता है कि यार मैं किसी तरह से टीम को जिताऊं, जो मेरे पास इर्द गिर्द लड़के हैं उनको यूटिलाइज कराऊं टीम के लिए। उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके थोड़ा अपना नंबर अगर नीचे करता है और अगला प्लेयर परफॉर्म करता है तो फिर उस पर मुश्किलात आ जाती हैं, उस पर फिर फिंगर उठना शुरू हो जाती है कि ये नंबर क्यों लेके आया है। अगर सरफराज की बात की हमने तो आप देखेंगे सरफराज टॉप मजे प्लेयर्स थे पाकिस्तान टीम के, टेस्ट रैंकिंग में टेस्ट मैचेस जीते उन्होंने, दुबई में होम सीरीज जब हुई वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी, मगर जैसे जैसे वो बैटिंग में नंबर नीचे लेके आते रह गए और फ़हीम अशरफ जैसे बैट्समैन आ गए, ऑलराउंडर के आना शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने चांसेस दिए अगलों को और वो जो अगले को चांसेस दिए तो फिर वो चांसेस अवेल किए। जिसकी क्या वजह चांस से है? फ़हीम अशरफ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप होगा, आप समझते हैं ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिस है फ़हीम अशरफ के साथ कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो? देखें, पहले हम कह रहे थे कि अब्दुल रज़ाक की जगह जो है वो ऑलराउंडर आए हैं, अजहर महमूद की जगह ऑलराउंडर आए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे, आमिर यामीन के ऊपर सुपर सीट किया गया उनको, आमिर यामीन पे किया जाके, उसके बाद फिर वो उन्होंने सेंचुरी भी की थी वहाँ पर, इस्लामाबाद से खेलते रहे, मगर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और तो ऐसा भी क्या कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही ड्रॉप कर दें उसको? देखें, मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऐसा होता है कि आप स्क्वाड 20 का बनाते हैं, मगर जो परफॉर्म कर रहा है उसको खिलाते हैं, एकदम से रिप्लेसमेंट आती है तो जिसकी वजह से वो ड्रॉप भी हो जाता है प्लेयर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन होते हैं। हसन रज़ा से ज़रा मजीद बात करेंगे सीरीज़ के हवाले से भी, और साथ साथ अभी आपने सुना कि वक़ार के हवाले से अहमद शहजाद ने गुफ्तगू की है, वक़ार यूनुस के हवाले से रमीज़ राजा जूनियर ने हमारे ही शो में आके कहा कि जो वक़ार यूनुस का जो एटीट्यूड था वो सही नहीं था। हसन रज़ा ने काफ़ी क्रिकेट खेली है और बहुत ही बचपने में लड़कपन में क्रिकेट खेली है, क्या इन्होंने भी इस एटीट्यूड का सामना किया? बात करेंगे हसन रज़ा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद शहजाद और रमीज़ राजा के उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जहां पे उनको कोच की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और कोच को उनकी जानिब से अहमद शहजाद और उमर अकमल की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड में वक़ार यूनुस साहब ने रिपोर्ट भी इनके एटीट्यूड के हवाले से दी थी। रमीज़ राजा ने क्या कहा पहले वो सुनते हैं, फिर हसन रज़ा से बात करते हैं। मेरे साथ जिम्बाब्वे टूर पे जो मैनेजमेंट का, स्पेशली वकार भाई का जिस तरह से रवैया था, ऐसा दिल चाहता था कि जल्दी सीरीज खत्म और घर वापस जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा रवैया कह सकते हैं, क्योंकि मैं उनका हमेशा फैन रहा हूँ। कोई कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो उनका फैन नहीं रहा, सब फैंस रहे उनके, लेकिन एज अ कोच वो जिस तरह से हमें ट्रीट करते थे, स्पेशली मुझे जैसे ट्रीट करते थे, तो वो जो है ना बहुत दिल बर्दाश्त करने वाली चीज थी। वकार भाई ने 2-3 दफा ऐसे टॉन्ट्स मारे जिससे मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि जो है ना उन्होंने कहा, बार बार कराची का जिक्र वो करते थे। उन्होंने मुझे 2-3 दफा इस तरह से कहा कि भाई तुम कराची वाले ऐसे, तुम कराची वाले वैसे। और ये चीज मैं जब तक पाकिस्तान टीम में नहीं आया, मैं नहीं मानता था कि रेसिज्म जैसी कोई चीज होती है, कि लैंग्वेज रेसिज्म भी होता है। क्योंकि मेरा नेशनल टीम का जो पहला इंट्रोडक्शन था वो वकार भाई के अल्फाज ऐसे थे कि भाई तुम पंजाबी समझ लेते हो। मैंने कहा बिल्कुल समझ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली सब हम पंजाबी स्पीकिंग है तो हम टीम मीटिंग पंजाबी में करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसमें बार बार बताने की क्या जरूरत है। एक दो दफा मेरे प्रैक्टिस के इंसिडेंट ऐसा था कि मैं और सुहेल खान हम लोग साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, तो उस पर भी वकार भाई ने मुझे टॉन्ट किया कि ये केसीसीए की टीम नहीं है, कराची की टीम नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। तो उनका रवैया कुछ ऐसा था कि जो है ना बड़ा दिल बर्दाश्त कर देता था उनका रवैया। जी नाज़रीन, आपने सुनी रमीज़ राजा जूनियर की गुफ्तगू। हसन, आप बड़े ऐसे दौर में खेले जब फुल ऑफ स्टार टीम थी पाकिस्तान की, क्या ऐसा कोई था आपने फील किया? फील देखें जिस तरह रमीज़ बता रहे हैं आज, देखिए उन्होंने खुल के बताया, उन्होंने बताया खुल के बिल्कुल, मगर हमारे दौर में भी शायद मैं थोड़ा सा बच गया हूँ इसकी वजह से कि बहुत छोटी एज में खेला था मैं। और जिस तरह से वसीम भाई हो गए, इंजमाम वगैरह, एजाज अहमद, ये सारे प्लेयर्स खेले थे, सईद भाई माशाल्लाह से, तो रिस्पेक्ट करते थे। मगर जब सीनियर बैठ के बात कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ से दूर हो जाते थे, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल तरीका होता है कि जब सीनियर बैठे डिस्कशन कर रहे हैं या टीम बन रही है तो वहाँ से दूर चलें, वो तो ठीक है, लेकिन जो मीटिंग जिस तरह उन्होंने कहा, मीटिंग क्या उर्दू में होती थी, इंग्लिश में होती थी या पंजाबी? नहीं, ऑब्वियसली उर्दू में होती है। पंजाबी तो जो लैंग्वेज होती है अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आजकल अगर पश्तो में आप देखें, पश्तो भी बोल रहे होते हैं, उनको भी
मना किया जाता है। काफ़ी लोग 3 फॉर्मेट में अंडर 19, अंडर 16 और फर्स्ट क्लास के लेवल में पश्तो जो है सारे प्लेयर्स आज तक खैर मुख्तलिफ खां से आ रहे हैं काफ़ी, तो पश्तो भी बोल लेते हैं, उनको भी मना किया जाता है कि उर्दू में बात करें ताकि सब समझ सकें। ताकि सब समझ सकें इसमें। और जो टॉरंटो के बंदों ने बताया कि डिस्कस कर रहे हैं, मगर ये कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और डिफरेंट लाहौर कराची नहीं, हसन अली गुजरांवाला से आते हैं, काफ़ी प्लेयर बाहर से आते हैं, हर जगह से आते हैं, मगर हमारी जो लैंग्वेज है पाकिस्तान के लिए लैंग्वेज है और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं हम। दुनिया में जो भी कंट्रीज होती हैं वो तो कहीं से खेल रहे सीनियर, होते हैं। अच्छा तो क्या सीनियर सपोर्ट करते थे, क्या होता क्या था कि आप, फिर मैं वही बात करूंगा कि आप जिन सीनियर के साथ खेले वो पाकिस्तान के बहुत ही जो कहते हैं क्रीम थी उस वक्त। जी सपोर्ट बिल्कुल करते थे, मगर जब गलत करते थे तो उस पर फिर ये जो बातें कर रहे हैं उस पर भी होती थी कि भाई यार तुम्हें कराची में अगर वहाँ पर आए हो या कहीं से भी खेल के आए ओरिजिन से, तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि बॉल किस तरह से थ्रो करनी है, किस तरह से फेंकनी है। क्रिकेट पे बहुत स्ट्रिक्ट है, क्रिकेट पे आज तक वो सीनियर्स हैं वैसे स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि सईद अनवर शायद इसीलिए लाहौर शिफ्ट हो गए, हसन रजा शायद इसलिए इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, बासित अली शायद इसलिए लाहौर चले गए, तो क्यों फिर ये बात करते हैं? आप लोग जो चले गए तो उससे तो इन बातों को किसी तक तकवीयत तो मिलती है ना? जी बिल्कुल मिलती है, मगर अपना अपना ब्रेड एंड बटर है, किसको कहाँ जॉब मिल रही है, कहाँ पर जिस जगह वो अपने खेल रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर मैं पूछूं KPK में देखिए आप कितने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इस्लामाबाद आके शिफ्ट हुए हैं, वहाँ से खेल रहे होते हैं। चकवाल से लोग खेल रहे हैं वो आगे इस्लामाबाद के सेंटर में आगे खेलना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट रीजन हैं। एंड ऑफ द डे बात ये है कि कॉपरेट करना चाहिए और जो क्लासेज होती हैं NC अकेडमी में वो किस लिए बना हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ ये बतानी चाहिए हमें कि भाई ये कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट का नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ पर कोई भी अंडर 19 लेवल पे लड़का आता है या अंडर 16 पे आता है तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। सही। हम बात कर रहे हैं रमीज़ राजा साहब के इंटरव्यू के हवाले से, रमीज़ राजा जूनियर ने जो कहा और साथ साथ हसन रजा का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। ज़रा वापस आते हैं ज़रा टेस्ट सीरीज़ की तरफ। अब इस टेस्ट सीरीज़ में कहा यह जा रहा है जो और सोचा यह जा रहा है कि जो है वो विकेट जो मिलेंगी वो स्पिनर्स फ्रेंडली मिलेंगी, और बाबर आजम ने भी कहा कि यासिर शाह की वापसी हुई है, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूत है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह भी ऑस्ट्रेलिया ने इसी ग्राउंड पे गॉल में जिस तरह 10 विकेटों से शिकस्त दी है श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो है वो स्पिन ट्रैक बनाने की गलती करेगा या कोशिश करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी वहाँ पर, मगर श्रीलंकन होम सीरीज में बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, आपको पता है, इनको इजी लेना चाहिए। और मगर एक एडवांटेज होगा यासिर शाह का, लेग स्पिनर जो ट्रम्प कार्ड होता है हमेशा टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि साजिद खान जो है ऑफ स्पिनर अभी सस्पेंड हुए हैं, उनके एक्शन पे काम कर रहे हैं NC अकेडमी में। ये इंपॉर्टेंट रोल होगा, मगर जिस तरह से यूटिलाइजेशन हो रही है अभी बाबर आजम की, तो ये बैटिंग में लंबे रन्स करने की कोशिश करेंगे। फवाद आलम बैटिंग में है, स्ट्रांगली बैटिंग कर रहे हैं, लंबे रन्स करते हैं, मगर पहला मैच टेस्ट मैच जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ की पिचेस, वहाँ की कंडीशन देखी जाएंगी कि किस तरह की होंगी। क्योंकि शॉन टेट का भी ये कहना है कि स्पिनर्स को शायद जो श्रीलंका जाए स्पिन ट्रैक पर ना जाए, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक भी अगर बनाते हैं, अगर सपोर्टिंग भी बनाते हैं, फिर पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बड़ा मजबूत है। इसमें शाहीन है, फिर हारिस रऊफ हैं और दीगर बॉलर है, वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन शाह बिल्कुल बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, स्विंग आउट स्विंग बड़ी अच्छी है, लंबे लंबे स्पेल भी कर रहे होते हैं वो। हारिस रऊफ हैं इसके बाद, वो भी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। मगर वही बात बताऊंगा कि जो पहली टेस्ट मैच की जो पहली होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और गोल जैसी जगह है वहाँ थोड़ी विंड हवा चलती रहती है, मगर श्रीलंका में अचानक बारिश भी हो जाती है और कवर भी आते हैं, मॉइस्चर भी रहता है। तो पहली इनिंग टेस्ट मैच की हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेस्ट मैच का फर्स्ट डे देखा जाएगा कि किस रुख में जा रहा है, फिर अपनी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की टीम लेके गई है और ट्रेनिंग काफ़ी गर्मी में की उन्होंने, यहाँ पर पिंडी में उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, वहाँ पर ट्रेनिंग करी 2 दिन 4 दिन के लिए, फिर लाहौर है वहाँ पर ट्रेनिंग करी है। तो काफ़ी एटमॉस्फेयर से चेंज हो चुके हैं वहाँ पर, और देखना ये कि बाबर आजम किस तरह से परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान टीम को जिताएंगे। अच्छा, गोल्ड टेस्ट में इस तरह पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त, तो ये भी उनका दूसरा टेस्ट मैच अभी खेला जाने वाला है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि इससे श्रीलंका जो है वो रिवेंज गेम बन जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, या फिर जो है श्रीलंका का जो मोराल है वो नीचे हो जाएगा, पाकिस्तान को इसका एडवांटेज होगा? बिल्कुल एडवांटेज होगा, क्योंकि होम सीरीज़ है, होम सीरीज़ में एडवांटेज होता है। और जिस तरह से श्रीलंका की टीम खेल रही है, अपकमिंग यंग प्लेयर भी आए हुए हैं, श्रीलंका के वो प्लेयर नहीं है संगाकारा, दिलशान और बहुत सारे प्लेयर होते हैं, मगर अभी भी जो है वो स्ट्रेंथ की ऐसी है कि वो फाइट बैक करते हैं टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्पिनर्स बड़े अच्छे होते हैं उनके, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखना होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं तो पाकिस्तान को मुश्किल का सामना हो सकता है। ठीक है। और सलमान आगा का सिलेक्शन किस तरह देख रहे हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं वो, बेसिकली वो ऑफ स्पिनर नहीं है कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और साजिद खान जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत इन्वेस्ट कर रहा था, उनको एक अरसे से खिला भी रहा था, अचानक से जी कहा गया कि जिनके बॉलिंग एक्शन पे काम हो रहा है।
सलमान आगा ने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है अभी, और जितने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर उनको चांसेस देने चाहिए। सऊद शकील ने देखें वो बैठे हुए हैं, मगर जितने टूर्स हो गए, काशिफ भट्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उनको भी बिठाया गया, उसके बाद जफर को खिला दिया। जो स्क्वाड लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उनको मौका दें, उनको चांसेस दें ताकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर नवाज़ की बात करें, देखें आप वापस जो है उन्होंने आउट किया है वनडे मैचेस में भी, T20 में भी करें, तो जब प्लेयर को खिलाते रहेंगे साथ में तो वो इंप्रूव करता रहेगा। अगर उसको बिठाएंगे एज ए टीम का स्क्वाड में लेके जाएंगे तो आपके पास बैकअप प्लानिंग नहीं रहेगी फिर। ठीक है, बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं और साथ साथ हम पाकिस्तान के स्पिनर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यासिर शाह के जिनका कम बैक हुआ है, उन्होंने इस सीरीज के हवाले से श्रीलंका रवानगी से पहले क्या गुफ्तगू की, आइए जरा वो सुनते हैं। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक अगर अभी आप पाकिस्तान का देखें तो मैंने टॉप किया और अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये होता है कि हमने परफॉर्मेंस देने होते हैं, चाहे डोमेस्टिक में अगर चांस मिलते हैं फिर इंटरनेशनल में वनडे में, तो इंशाल्लाह उसमें कोशिश करें अच्छी परफॉर्मेंस दें। दूसरे सकलेन भाई के साथ अच्छे है क्योंकि वो स्पिनर है और स्पिनर्स को अच्छा जानते हैं, उसके एक्शन के बारे में सारी चीज़ें बॉलिंग के बारे में बताते रहते हैं। प्रेशर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने कम बैक कर रहे हो, अपने उसमें टीम में वापस आ गए हो, तो इसमें प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि मतलब एक्साइटेड बहुत हूँ कि अभी क्योंकि 1 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम में खेलूँगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, सब जो मेरे रिकॉर्ड है, जो मेरे जिसके एक इनिंग में सबसे ज़्यादा आउट है उसको ब्रेक करूँ इंशाल्लाह। जैसे इंजरी से आते हो तो आपको टाइम लगता है अपने फॉर्म में वापस आने के लिए, तो इसलिए फिर मैं जाके पाकिस्तान कप के लिए मैं रिजर्व में था, पाकिस्तान कप खेला और वहाँ पर मैंने अपनी बॉलिंग मतलब काफ़ी मैच खेले, वनडे मैच जिसमें मेरे अपने रिदम वापस आ गए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह मेरी बॉलिंग चल रही है तो इंशाल्लाह श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस होगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। यासिर शाह की आपने गुफ्तगू सुनी और एक लेग स्पिनर का आना 1 साल के बाद आना और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आके परफॉर्म करना, ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, जानेंगे। एक और बैटिंग ऑलराउंडर से हसन रजा, खुद भी लेग स्पिन करते थे। हसन, कितना मुश्किल है एक लेग स्पिनर का 1 साल के बाद आना, क्योंकि इससे पहले सीरीज़ में ये ड्रॉप थे, उसके बाद इनका कम बैक हो रहा है इस सीरीज़ में, तो क्या एक्सपेक्टेशन हम यासिर शाह से उसी तरह से कर सकते हैं जिस अंदाज से वो माजी में परफॉर्मेंस देते रहे, या उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं, ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली भी उन्होंने, जिस तरह से अभी इनकी पेशावर में वहाँ पर काफ़ी लीग्स हो रही थी, मैचेस हो रहे थे, वहाँ पर ये खेलते रहे। उसके बाद पाकिस्तान कप हो रहा था रिसेंटली, वहाँ भी कोई मैच इन्होंने मिस नहीं किया और 1 साल बाद वापस आए, क्योंकि पास में काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, लंबे लंबे स्पेल्स भी किए हैं। अगर आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ की लास्ट विकेट थी टेस्ट मैच में बारबाडोस में, मेरे ख्याल में उन्होंने जो है 3 विकेट्स ली थी और टेस्ट मैच जितवाया था। तो हमेशा लेग स्पिनर जो होता है ट्रम्प कार्ड होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है। एज यू नो कि सकलैन मुश्ताक भी खुद हमारे साथ खेलते हैं दौर में और अभी पूरा काम कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लेयरों के साथ, तो वो उनका कॉन्फिडेंस भी उनके साथ चल रहा है। और वापस यासिर शाह के वाले थोड़ा सा बताएगा, क्योंकि लेग स्पिन बॉलिंग के लिए कहा जाता है कि क्रिकेट में सबसे मुश्किल अगर कोई बॉल होती है तो वो लेग स्पिन बॉलिंग होती है। यासिर भी लेग स्पिनर है, आप भी लेग स्पिन बॉलिंग किया करते थे। अब जाहिद महमूद बीच में आए, फिर जाहिद महमूद भी अभी नहीं है, स्क्वाड के साथ नहीं है, उस्मान कादिर भी इनके साथ साथ लाइन में लगे हुए, तो क्या प्रेशर होगा या जो है वो परफॉर्मेंस देने के लिए इनका मोटिवेशन मजीद बढ़ जाएगा? मोटिवेशन क्या बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस ऐसी हैं कि स्पिन ट्रैक होता है और स्पिन ट्रैक होता है तो जहाँ उनको टेस्ट मैच मिलेगा वहाँ यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने पहले ही बताया लंबी बॉलिंग करने में महारत रखते हैं। इसके बाद मुश्ताक अहमद जो है उनके साथ ये काम करते रहे और काफ़ी गूगली फ्लिपर्स जैसी बॉलें होती हैं ट्रम्प कार्ड के लिए, आउट करने के लिए बैट्समैन के लिए, उस पर उन्होंने वर्क किया है। तो मेरा ख्याल है कि वापस अगर ये एक मैच लंबी इनको इनिंग्स मिलेगी या लंबी बॉलिंग मिलेगी तो ये आउट करने में कामयाब होंगे। और पीछे पास में इतनी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और लेग स्पिनर को सिर्फ लेंथ पे बॉल फेंकनी होती है और बाकी पिच हेल्प करती है। तो श्रीलंका में ऑब्वियसली स्पिन ट्रैक होते हैं, जहाँ पर कोई एक स्पिन ट्रैक मिलेगा और पाकिस्तान पहली इनिंग में लंबे रन करेगा तो ये अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, और अब आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ के हवाले से कि इस सीरीज़ का रिजल्ट हसन रजा को क्या नज़र आ रहा है? 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट? पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्योंकि इन फॉर्म भी है। अभी ऑस्ट्रेलिया जब होम सीरीज़ हमारी थी उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डिपेंड वही करता है कि पहली बैटिंग में बाबर आजम बड़ा कमांडिंग पोजीशन में खेल रहे हैं, उसके बाद जब लेग स्पिनर्स गए, नवाज भी फॉर्म में आए हैं वापस, तो पाकिस्तान के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में जब भी जाते हैं तो बड़ी स्ट्रांगली खेलते हैं। फवाद आलम की इंपॉर्टेंट बैटिंग में है कि उन्होंने पिछली इनिंग्सों में रन नहीं किए हैं, तो अगर वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो पाकिस्तान जो है 300-350 रन करे ताकि श्रीलंका को टफ टाइम दे। ठीक है, ये बात की हमने पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से, लेकिन हसन की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा बात कर लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई है और ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो ड्रॉ पे इख्तिताम हुआ है। बुमराह डोमिनेट करते नजर आए, क़यादत किस तरह से उन्होंने की, हसन रजा का एक्सपीरियंस है, प्रूवन कैप्टन है, इनसे ज़रा जानेंगे। बुमराह को एज ए फास्ट बॉलर जो है वो एक तवील अरसे के बाद, कपिल देव के बाद पहले बॉलर थे फास्ट बॉलर कि जिनको कप्तानी की जिम्मेदारियाँ दी
दी गई हैं, क़यादत उनको दी गई। एज ए कैप्टन आपने कैसा देखा जसप्रीत बुमराह को? अभी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और जिस तरह से आपने बताया कि 32 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन से पैट कमिंस जो है वो भी कैप्टनसी में उन्होंने अपनी टीम को जिताया टेस्ट सीरीज़ में। तो जैसे टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें बैट्समैन तो पूरे चारों तरफ देखता भी है, पिच को बिहेव करता है, मगर कम फास्ट बॉलर्स होते हैं जो कैप्टनसी कर रहे होते हैं कंट्री के लिए। तो जितना इतनी बड़ी सीरीज़ है, आपको क्या लगता है कहाँ पे इन्होंने मैच को गिरफ्त को इन्होंने लूज किया? क्योंकि दूसरी में तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। अटैकिंग फील्ड नहीं लिया, उसके बाद फील्ड प्लेसिंग खोल दी उन्होंने। हमेशा जब इंग्लिश कंडीशन में खेलते हैं आप, स्लिप और गली जो है बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहाँ पर कैचेस जो है मिडिल ऑफ द गली और स्लिप से गए, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फील्ड प्लेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैट्समैन होता है तो वो अपनी फील्ड्स के मुताबिक लेता है, खुद बैट्समैन होता है, उसको आइडिया होता है कि क्रीज में किस तरह फील्डिंग लेनी। तो वो क्लैप्स थोड़ी सी नजर आई है। ओवरऑल टॉप सीरीज चल रही है। आपको हसन नहीं लगता कि जो जल्दी जल्दी कप्तानी में तब्दीली की जा रही है उससे भी जो है वो अब एक वक्त में बहुत सारे कप्तान हैं, 11 खेल रहे थे, मेरे ख्याल में 11 में से 9 कप्तान एक साथ खेल रहे होते हैं। अभी बुमराह को कप्तान बनाया, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज के लिए भी धवन को जो है वो कप्तान उसको अनाउंस कर देगा। तो ये इतनी जल्दी जल्दी कप्तान जो कप्तानी की जो जिम्मेदारी देना है, या ये इनसिक्योर नहीं कर रहा टीम के अंदर? एक फ्रस्ट्रेशन, एक इंतशार का माहौल नहीं पैदा कर रहा? ये फ्रस्ट्रेशन जब होती है कि जो कैप्टन बनाया जाता है वो सीरीज भी नहीं जिता रहा, उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा होता, तो वो बैकअप प्लान हो जाता है। उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो डिसीजन यही लेती है कि प्लेयर को पहले परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद एज अ कैप्टनसी वो करे। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है। हम बाबर आजम की बात करें, वही दोनों कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से मौका नहीं मिल रहा किसी को, वरना कैप्टन के ऑप्शंस टीमों के पास होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के पास होते हैं। बुमराह कैसी चॉइस थी एज ए कैप्टन? इसके अलावा भी और प्लेयर्स हैं, बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त हैं इनके पास, इंडिया के पास, उसमें भी कैप्टन हो सकते हैं, मगर एज ए सीनियरिटी पे उनको कैप्टनसी दी गई है। और बड़ी टफ टास्क था उनके लिए, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में आपको पता है वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ड्यूक का बॉल है, बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, आपने लंबे स्पेल भी करने हैं, आपने फील्ड सेट भी करनी है, तो एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अप्रोच का भी क्या डिफरेंस था? क्योंकि ड्रेविड हम सब जानते हैं कि बड़े दिफाई अंदाज के डिफेंसिव स्टाइल से खेलने वाले प्लेयर हैं, और ब्रेंडन मैकुलम एग्रेसिव प्लेयर हैं। आपको लगता है दोनों टीमों के जो कोचेस थे उनकी अप्रोच का भी डिफरेंस था? बिल्कुल, अप्रोच का डिफरेंट होता है इसमें। और जो प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की मॉडर्न डे में, आपको टिल अगर 9 आउट हो गए, 8 आउट हो गए, तो आपको स्लिप नहीं हटानी है, स्लिप रखनी है। ऐसी ओवर के बॉलिंग चेंजेस आपने चेंजेस करनी है, स्पिनर को लगा के फास्ट बॉलर को लगाना है। टी के बाद जब एक सेशन आता है उसमें आप फास्ट बॉलर लगाते हैं, वहाँ पर ट्राई करते हैं छोटे छोटे स्पेल करवा के। तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आपको क्लिक करती हैं। जैसे धोनी अगर इतने बड़े कैप्टन थे तो वो इसी चीज़ में माने जाते थे कि प्लेयर को रीड करते थे। अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया तो ऑफ स्पिनर बॉलर लगा देंगे, अगर राइट हैंड बैट्समैन होगा तो फिर फास्ट बॉलर लगा देंगे। ये टैक्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कैप्टन के लिए। ठीक है। और लेफ्ट आर्म और राइट आर्म की इन्होंने बात की, तो खुद ये राइट आर्म है, इनके जो साहबजादे हैं वो लेफ्ट आर्म है। शायन रजा के क्या हालात चल रहे हैं, और आपकी अकेडमी इस वक्त कैसी चल रही है? अकेडमी बहुत ज़बरदस्त चल रही है इस्लामाबाद में, और कोशिश करेंगे क्रिकेट पर कोई सर्व करें। और मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान से अकेडमी आ रही है, वहाँ पर आके खेल भी रही है। इंटर अकेडमी टूर्नामेंट का है प्लान आपका? प्लान बन रहा है इंशाल्लाह, और उसका भी अभी गुजरात खान में एक टूर्नामेंट था, वो भी हमने करवाया था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। 27 प्लेयर्स में PSL के करंट प्लेयर खेले थे। हैदर अली जो कि अटक सिंध का ताल्लुक है, वो भी आए थे कैप्टन, और वो ट्रॉफी जीत के गए। हसन, वक्त मेरे पास कम है, क्विकली में बताएगा, रमजान टूर्नामेंट आपने किया, GTV आपके साथ उसमें एसोसिएट था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली और जब आप जैसे टैलेंटेड होते हैं तो उनके साथ और गुफ्तगू करने का मज़ा आता है। क्रिकेट के स्टैट्स जो आप निकालते हैं माशाल्लाह से, और GTV जो है जितना प्रमोट पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को, टेनिस को, क्रिकेट को कर रहा होता है, मेरे ख्याल में कोई इतना चैनल नहीं कर रहा होता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह से लोग बड़े फोकस रहते हैं इस पर, जो भी अपडेट्स आती हैं उनको मिलती रहती हैं। बेस्ट ऑफ लक है जनाब हसन रजा आपके लिए। ये हमने क्रिकेट की बात की हसन रजा से। हसन रजा आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह आपको मालूम है कि हम उसमें क्रिकेट के अलावा साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, तो जनाब इंटीरियर सिंध के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप खेली गई, जहां पे यूथ क्लब ने लाड़काना क्लब को शिकस्त दी। इस हवाले से एक रिपोर्ट है असगर अजीम की, आइए देखते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब सिंध हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल यूथ क्लब कराची और सिंध क्लब लाड़काना के दरमियान खेला गया। खैरपुर में खेले गए फाइनल मैच में यूथ क्लब ने लाड़काना को खेल के तमाम शोबों में बेबस कर दिया और फाइनल 1 के मुकाबले में 6 गोल से जीत लिया। जीत के बाद खिलाड़ियों ने यूथ क्लब के कोच इरशाद हैदर को कांधों पर उठाकर जश्न मनाया। कैलेंडर ईयर में तीसरी कामयाबी पर यूथ क्लब के सेक्रेटरी मुस्तफा जमील ने ईद कुर्बा खिलाड़ियों के साथ मनाने और एक बैल कुर्बानी का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट फॉर्मेट के मुताबिक शिकस्त के बावजूद लाड़काना ने कराची के साथ फाइनल राउंड का टिकट हासिल कर लिया।
जी नाज़रीन, आपने हॉकी के हवाले से रिपोर्ट देखी, लेकिन पेशावर में एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ नेज़ाबाजी के हवाले से। इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में पहली मरतबा नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे तमाम मुकाबलों में खैबर पख्तूनख्वा समेत अटक, फतेह जंग, फैसलाबाद और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 200 से जायद नेज़ाबाजों ने हिस्सा लिया। डीजी स्पोर्ट्स खालिद खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि रिवायती गेम्स हमारी सकाफत की पहचान है। ये ट्रेडिशनल गेम्स या नेज़ाबाजी जो इस तरह अभी हो रही है, तो ये हमारे जो इवेंट्स कैलेंडर है उसका एक रेगुलर फीचर होगा। फ्यूचर में भी इस तरह की इवेंट्स जो है ना हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुनक़िद करेंगे। पेशावर के नवाही इलाके सरबन में मुनक़िदा नेज़ाबाजी के मुकाबलों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इनफरादी मुकाबलों में एबटाबाद के जदून खान जबकि टीम इवेंट में बन्नू ने पहली पोजीशन हासिल की। इस गेम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और मुसलमानों को स्पेशली घोड़े और तलवार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी इलाकों में, डी खान में, हरीपुर में तो ये इवेंट मुनक़िद होते रहते हैं, लेकिन पेशावर में लोगों को नेज़ाबाजी का कभी इवेंट देखने का मौका ही नहीं मिला। सकाफती खेलों के नाम से सूबा भर में मुख्तलिफ रिवायती खेलों के मुकाबले जारी हैं। शायकीन की बड़ी तादाद ने ये दिलचस्प मुकाबले देखे और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले घुड़सवारों को जबरदस्त दाद दी। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। जी जनाब, आपने नेज़ाबाजी के हवाले से इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट देखी और जिस तरह जो जदीद खेल जो है इस वक्त फ्लरिश कर रहे हैं, इस तरह रिवायती खेल भी जो है वो तरक्की हासिल करते नज़र आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हसन रज़ा और अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।